हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो कैड ऑनलाइन। दिस इज दिग्गज झा। तो कल हिंदी का पेपर है आप सबका, तो हम फाइनल जो है प्रेजेंटेशन स्किल पे बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपको हिंदी को प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में। कई बार होता यह है कि हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, बट हमें जो हम पढ़े होते हैं उसे हमें लिखना नहीं आता है, शो करना नहीं आता, जिसकी वजह से हमारा नंबर कम हो जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जनरली। तो एक मैं बात कर लेता हूं प्रयास की। तो प्रयास जो है नॉन्गुर फाउंडेशन का इनिशिएटिव है, जो पिछले 5 साल से रन हो रहा है सक्सेसफुली। बेसिकली जो भी बच्चे अपने 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लेकर जेईई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उसको प्रयास के माध्यम से जो है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होता है, और इस टेस्ट में वो जितना अच्छा स्कोर करते हैं उस स्कोर के बेसिस पर उन्हें 100% तक का स्कॉलरशिप मिलता है और 1 साल तक जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। गॉट इट? ये बात आप याद रखेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जानकारी अगर चाहिए तो मैसेज कर देना टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सअप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी मैं एक बार इसका रजिस्ट्रेशन लिंक और आपको शेयर कर दूंगा। दूसरा हमारा एक इनिशिएटिव है नोवाकैड का, वो है ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना फॉर सीजीपीईटी, पीएटी, पीपीएसटी, नीट एंड सीयूईटी। ये जो है अपकमिंग 2 वीक में हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसको फ्री रखा जाए या फिर बहुत ही नॉमिनल रखा जाए इसका फीस। थर्ड हमारे पास है कॉलेज कैंपस। तो नोवाकैड का टाई अप है कॉलेज कैंपस के साथ। कॉलेज कैंपस क्या है? तो आफ्टर 12 बहुत सारे बच्चे भटकते हैं एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे कोर्स के लिए, और उन्हें कहीं ना कहीं एजेंसीज के द्वारा या कंसल्टेंट के द्वारा किसी भी कॉलेज में जो एडमिशन दिलवा दिया जाता है बड़े बड़े वादे या फिर फेक चीज़ें बताकर। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कॉलेज कैंपस जो है लास्ट 2 साल से एफर्ट डाल रही है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, उसे जाके आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अपने आज के जो मेन वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बात करता हूं। तो ऑब्वियसली अगर मुझे ये जानना है कि कैसे प्रेजेंटेशन देना चाहिए हिंदी में, तो अच्छा यही होगा कि हम किसी ऐसे टॉपर की आंसर शीट चेक कर लें जिन्हें बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स मिले होंगे। तो एक आंसर शीट यहाँ पे है जो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसके बारे में आपको बस याद रखना है कि वो चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हिंदी में जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स में या फिर राइटिंग में या प्रेजेंटेशन में नंबर्स नहीं कटेंगे। गॉट इट? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, कभी भी आप इस तरीके से फ्रंट पे सेंटर में क्या लिखेंगे, उत्तर क्रमांक 1। आप देख सकते हैं कितने स्मूथली लिखा गया है इसने। ऑब्वियसली इसने थोड़ा आगे लिखा है, ये यहाँ ना लिख कर ना इस जगह पे आपको लिखना है, इस जगह पे उत्तर क्रमांक 1 ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद प्रॉपर्ली देखिए, इसने एक लाइन यहाँ पे छोड़ दिया और उसके बाद से इसने लिखना स्टार्ट किया है। ये देख सकते हैं आप। यहाँ भी एक गड़बड़ है जो आपको नहीं करना है। मैं आपको कहूँगा कभी भी 1, 2, 3, 4 ये वाला पार्ट जो है इस मार्जिन के लेफ्ट साइड ना लिखें, क्योंकि अगर आप पन्ना पलटेंगे तो मार्जिन में वो 1, 2, 3, 4 नहीं दिखेगा। तो हमेशा आप इस 1, 2, 3 को 1, 2 ऐसे यहाँ लिखें, इस मार्जिन के इस तरफ कुछ भी ना लिखें, ठीक है। ये सही किया इसने। प्रॉपर आप देख सकते हैं कि टीचर जब पेपर चेक करेगा तो प्रॉपर उसको स्पेसिंग दिखेगी, कोई यहाँ पे कंजस्टेड एरिया नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, तो टीचर को चेक करने में आसानी होगी। तो सेम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको इस तरीके से उत्तर क्रमांक जो है बीचों बीच लिखना है, फिर एक लाइन छोड़कर अपना आंसर लिखना है। तो ये इतना बेहतरीन इसने किया है। उसके बाद आगे देखेंगे आप तो हर जगह वही किया है ना, उत्तर क्रमांक, और हाँ लाइन खींच देंगे आप, एक ना लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि सेपरेशन नजर आए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन छूटा है, यहाँ एक लाइन छूटा है, और ये जो आंसर है ये आंसर दूसरे आंसर से क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है। मतलब इसमें कोई कंजस्टेड एरिया नहीं है, हर चीज घोंच पोच नहीं है, एक जगह पे कंबाइन नहीं है। ऐसे में क्या होता है, टीचर को देखने में काफी आसानी होती है, ठीक है। यहाँ पे भी इसने थोड़ा शॉर्टकट अपनाया है, उत्तर क्रमांक लिखा है बट आपको लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को। मेरा एक सजेशन रहेगा आपके लिए कि आप एग्जाम में जो है जो अपना प्राइमरी पेन यूज करें कलर, वो ब्लैक यूज करें। मतलब जो आप मेन कलर यूज करेंगे लिखने के लिए वो आप ब्लैक यूज करें, और हेडिंग्स देने के लिए आप जो है ब्लू यूज करें। ब्लैक यूज करने की साइकोलॉजी ये होती है कि काला कलर जो है वो एज अ हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इवन आपका राइटिंग बहुत अच्छा नहीं भी है फिर भी ब्लैक कलर में वो स्टैंड आउट होता है। तो आप ब्लैक कलर का यूज़ करें एग्जाम में, डॉट पेन जो कि वैलिड रहता है यूज़ करना। उसके बाद आप बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ, सिमेट्री है इसके आंसर्स में। आप देखेंगे तो एक गलती इसने ये तो ज़रूर किया है कि ये नंबर्स यहाँ लिखा है, आपको हमेशा मार्जिन के राइट में ही सब कुछ लिखना है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। लाइन खींचना है आपको, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया इसने, फिर यहाँ पे एक और लाइन का गैप रखा ताकि ये और ये
अलग अलग दिखे, सेम टू सेम ना दिखे। ऑब्वियसली राइटिंग तो अच्छी है ही इसकी, बट ऑब्वियस अगर मैं इसको चेक करने बैठूंगा तो बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक भी होंगे इसमें, लेकिन जब टीचर को दिखता है ना कि इतना अच्छा इसने मार्जिन दिया है, एक लाइन यहाँ छोड़ दिया, एक यहाँ छोड़ दिया, इतनी अच्छी सिमेट्री है, सम्मित है आंसर, तो टीचर ने जो है अंदर जाकर ना स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी चेक नहीं करता है, वो राइट देकर आगे बढ़ता है और नंबर दे देता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। थोड़ी बहुत गलती इसने भी की है, देखो अलाइनमेंट सही नहीं है। अलाइनमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये उत्तर क्रमांक इसने यहाँ लिखा है लेकिन दूसरा यहाँ लिखा है, तो अगर मैं चेक करने जाऊँ तो ये अलाइनमेंट जो है डायगोनली है, विकर्ण वाला इसका अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, सीधा। अगर उत्तर क्रमांक 16 यहाँ लिखा है तो उत्तर क्रमांक 17 इसके जस्ट नीचे यहाँ होना चाहिए, ताकि ना पूरे पेपर को देखने से सिमेट्री लगे, सम्मिति लगे, ताकि चेक करने वाले को आंखों को अच्छा लगे और वो मैक्सिमम नंबर्स आपको दे सके। ठीक है, बाकी इसने सही लिखा है। अब जैसे इसने छायावाद लिखा, तो छायावाद लिखने के बाद इसने यहाँ पे आंसर लिख दिया, अच्छी बात है, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा छायावाद लिखने के बाद आप यहाँ पे 2 लाइन खींच दें। अगर आप छायावाद को ब्लैक से लिखे हैं तो 2 लाइन को ब्लू से लिखें, या फिर आप इतना झंझट नहीं चाहते हैं तो आप जिस पेन से आपने छायावाद लिखा है उसी पेन से यहाँ पे 2 लाइन खींच दे, ताकि वो चीजें, वो जो मेन पॉइंट है वो हाईलाइट हो और दिखने में अच्छा लगे। देख सकते हैं जैसा इसने लिखा है आपको वैसे ही लिख के आना एग्जाम में। देख, प्रमुख कवि यहाँ लिखा, नाम यहाँ लिखा, फिर रचनाएं यहाँ लिखा, नाम यहाँ लिखा, सिमेट्री नजर आ रही है ना। कई लोग क्या करते हैं, प्रमुख कवि यहाँ लिखते हैं, पहले कवि का नाम यहाँ, दूसरे कवि का नाम यहाँ, तो इससे सिमेट्री खराब हो जाता है, समझे इस चीज को। तो काफी अच्छा। एक और दिक्कत इसने यहाँ पे की है जो आप नहीं करेंगे, अब यहाँ पे लिखा तो है उत्तर क्रमांक, लेकिन लाइन भी खींचा है, बट आप देखिए उसके जस्ट बाद ही क्या लिख दिया, महादेवी वर्मा। क्यों करना है ऐसी जल्दबाजी, आपने ये पार्ट लिखा फिर एक लाइन छोड़ के आप क्या लिखिए, महादेवी वर्मा, क्योंकि आप जितना ज्यादा सेपरेशन दिखाएंगे, जितना ज्यादा आप पहले आंसर को दूसरे आंसर से अलग शो करेंगे ताकि वो देखते समझ में आ जाए कि ये दूसरा आंसर और ये दूसरा आंसर, उतना ज्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहता हूं, जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं, फिर से ये गलती यहाँ देखिए, यहाँ नहीं लिखना, मार्जिन के इस तरफ कुछ नहीं लिखना। कई बार क्या होता है कि जब हम पेपर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हम जो है ना 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में ना अपना बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं लिखने में, और इससे होता यह है कि लास्ट में जब हमें 5 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर करना होता है तो हमारे पास समय का अभाव हो जाता है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और 30 शब्दों में आंसर देना है तो बिना भावनाओं में बहे आप 30 शब्दों में, मतलब 2 लाइन या मैक्सिमम 3 लाइन में आंसर देके उसको छोड़ देंगे। फालतू में उसको 50 या 80 वर्ड्स का करने की कोशिश नहीं करेंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे, क्योंकि जब आप 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखते हैं, तो आपके पास बड़े क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए काफी ज्यादा समय मिलता है। ये सेम टिप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी हर चीज के लिए रहेगा। 1 नंबर 2 नंबर वाले या स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप भावनाओं में बहकर अपना समय वेस्ट ना करें, अपने वर्ड्स वेस्ट ना करें, और जितने लिमिट्स हैं उतने में लिखकर आगे बढ़े, ताकि आपके लिए आगे जो है समय बचा रहे। हिंदी में कई बार समय का अभाव हो जाता है। इसने ये लिखा, फिर आपको यहाँ पे लाइन खींचना जरूरी है। बहुत अच्छा लिखा है इसने, देखो ना सिमेट्री नजर आ रहा है ना, कोई भी चीज अलग थलग नहीं है। देखो कितना अच्छा, यहाँ कोई गैप नहीं है, सब सिमिलर गैप है, यहाँ पे देखो सब सिमिलर गैप है। ऐसे ही आपको पेपर लिख के आना है, ठीक है, ताकि हर एक क्वेश्चन जो है, कोई एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे आंसर के साथ मर्ज होता हुआ ना दिखे, दोनों में क्या हो, प्रॉपर जो है डिफरेंस नजर आए। ठीक, तो देखो कहीं नहीं काटा है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसने एक और अच्छी बात की, कभी भी आप जब क्वेश्चन लिखते हैं तो कई बार आप क्या करते हैं, काल लिखा गलत है ऐसे से कुछ कर दिया, फिर इसको छोड़कर यहाँ आ गए। ऐसे वाले जो है कट पिट आपके क्वेश्चंस में नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी आपके किसी भी आंसर में 3 से 4 बार भी दिख जाता है तो आप मान के चलिए कि आपके 1 से 1.5 नंबर ऑलरेडी कट जाएंगे। ठीक है, तो काटा पीटी आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। आप गलत भी लिख दिए हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर लो, कुछ शब्द गलत हो गया कंटिन्यू कर लो, लेकिन वो काटो मत, क्योंकि काट पीट जो होता है वो आंखों को खटकता है और कहीं ना कहीं जो चेक करने वाला होता है उसके मन में डाउट क्रिएट करता है कि ये बच्चा सही भी लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि काट पीट आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आपका कॉन्फिडेंस लो है ऐसा शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट?
तो बाकी इसने बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए इसके नंबर जो 97 मार्क्स है। अब सेपरेशन की बात क्या करो, देखो इतना अच्छा इसने लिखा, यहाँ सिमेट्री नजर आ रही है, यहाँ सिमेट्री, मतलब ये सेंटर में है तो ये भी सेंटर में है, ऐसा नहीं है कि ये सेंटर में है तो ये यहाँ पे है, कितना अच्छा लिखा है। प्लस आपको दिख रहा होगा ये सिमेट्री दिख रही है, और दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफी अलग दिख रहे हैं, मतलब इन दोनों में गैप है। कई लोग क्या करते हैं, उत्तर क्रमांक यहाँ लिखेंगे, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे और फिर यहां से दूसरा आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, दो क्वेश्चन, दो आंसर के बीच में प्रॉपर सेपरेशन नजर आना चाहिए। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और ऐसा कोई खास रॉकेट साइंस होता नहीं है। और आगे मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें, और ये तो क्वेश्चन आंसर्स है। पत्र का कुछ दिखे मुझे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पत्र का या फिर आर्टिकल का कुछ मुझे दिखे तो। और जैसे मान लो ये है तो इसको भी प्रसंग यहाँ लिखा है या व्याख्या यहाँ लिखा है। मैंने कहा ना, मार्जिन के इस तरफ कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो पीडीएफ है ये भी मैं टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, दोनों को आप डिस्क्रिप्शन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तो सिर्फ हिंदी का एग्जाम है, बहुत ही नॉर्मल एग्जाम है। अंग्रेजी के लिए भी कल से वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो ग्रामर हो। मैं बस क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर याद करना मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, तो उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं जरूर बता दूंगा आपको, प्रोज और पोएट्री से कौन कौन सा आ सकता है। और मैं आपकी मदद करूंगा ग्रामर वाले पार्ट में, मैं ग्रामर समझा दूंगा आपको। उसके बाद राइटिंग वाले पार्ट में आर्टिकल राइटिंग, ये नोट मेकिंग, ये सब कैसे करते हैं, ये सब का ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ताकि आपको कुछ भी रटने की जरूरत ना पड़े। 3 4 5 वीडियोस हम बनाएंगे अंग्रेजी के ऊपर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं फिजिक्स और मैथ का टीचर हूँ, ऑब्वियसली मैं साइंस को जो है फोकस करता हूँ, तो उसके बाद जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा सब्जेक्ट्स के, कुछ बाकी टीचर्स बनाएंगे, और रेगुलर वीडियोस आएंगे। और कोई भी सिर्फ इंपॉर्टेंट की डिमांड मत करना, इंपॉर्टेंट तो दूंगा ही मैं हर चैप्टर का, बट मुझे भी पता है कि इंपॉर्टेंट देने के बाद आपको उस चैप्टर को पढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है, तो मैं पढ़ाऊंगा भी। गॉट इट? तो चलते हैं आगे, कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पत्र दिखे, पत्र जब आप लिखते हैं तो एक पेज में ही खत्म करना है, एक पेज में ही स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे इसने लिखा है निबंध। निबंध कैसे लिखा है? विद्यार्थी और अनुशासन, ठीक है। तो आप विद्यार्थी अनुशासन लिखेंगे, यहाँ ये बीच में है, इसके जस्ट नीचे में विद्यार्थी अनुशासन, एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे निबंध की रूपरेखा। आप ये सब लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसा इसने लिखा है वैसे ही आप एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले। आप इससे आइडिया लीजिए कि ऐसे आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। कहीं भी काटा पीटी नहीं है, हर चीज अलाइन है, सिमेट्री है, सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख के आओगे तो आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर मैं पत्र की बात कर लूँ तो पत्र कहाँ गया? एक मिनट रुक जाओ, पत्र का भी मैं दिखा देता हूँ। पत्र मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिखा। इसके कितने मार्क्स आए हैं? 97 आउट ऑफ 100, मतलब इसके सिर्फ 3 नंबर कटे हैं। आप सोचिए, अगर लैंग्वेज में सिर्फ 3 नंबर कट रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली बच्चे ने अच्छे से लिखा है। वैसे देखो, इसको 97 नंबर नहीं मिल सकता, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस पेपर को चेक किया तो मुझे बहुत जगहों पे स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखे हैं। बट मैंने कहा ना, जब पेपर इतना साफ सुथरा दिखता है ना, जब पेपर में हर चीज़ इतनी सिमेट्री के साथ होती है, हर जो आंसर नंबर है वो अलाइन होता है, अलाइनमेंट होता है, इतना अच्छा दिखता है जब पेपर ना, तो फिर चेक करने वाला जो है, जो माइनर मिस्टेक्स होते हैं, स्पेलिंग्स होते हैं, उनको थोड़ा सा दरकिनार करता है, उसको ज़्यादा देखता नहीं है। बट अगर वही मान लो फॉर एग्जांपल इसने ये लिखा, ये वाला पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में मान लो यहाँ ऐसा ऐसा होता, यहाँ ऐसा ऐसा होता ना, तो फिर जो चेक करने वाला होता ना, वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, और वो समझता कि बच्चा नर्वस था, और फिर एक एक लाइन पढ़ के देखता, इसमें आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी दिख जाते, जिससे आपके नंबर कट जाते। तो बस टिप यही है कि कोई भी चीज़ आप मार्जिन की इस तरफ नहीं लिखेंगे, और आंसर नंबर को हमेशा बीच में रखेंगे, सिमेट्री पेपर में होना चाहिए, और आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है लिखावट में। आप ब्लू ना करें तो भी चलेगा, ब्लैक पेन क्या है, बहुत अच्छा दिखता है आँखों को, इसलिए कह रहा हूँ। किसी की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बनती है हिंदी की, तो राइटिंग को सही करने का समय अभी नहीं है। तो राइटिंग को सही करने से अच्छा है कि आप जो प्रेजेंटेशन है उसको सही करें। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिखें
उत्तर क्रमांक समथिंग, फिर लाइन ड्रॉ करें, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। इधर भी सेम अलाइनमेंट हो, इधर भी सेम अलाइनमेंट हो, ऐसा नहीं कि यहाँ स्टार्ट किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ पे यहाँ छूट रहा है, फिर यहाँ छूट रहा है, फिर यहाँ छूट रहा है, फिर कोई यहाँ छूट रहा है, ऐसा आप नहीं करेंगे। दोनों तरफ के अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, सेम। और याद रखेंगे, अगर आपने पहला आंसर दिया तो दूसरा आंसर देने के लिए कम से कम 1 से 2 लाइन का गैप रख के फिर आप नया उत्तर क्रमांक लिखेंगे तो आपका काम बनेगा। एक और चीज़, पिछले वीडियोस में मैंने सारा आपको ब्लूप्रिंट समझाया था। कहानी, नाटक, कविता वाले पार्ट में से क्वेश्चन आंसर याद करके जाना। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ग्रामर बताओ, ग्रामर तो कुछ आता ही नहीं बच्चों आप लोगों का, सही में बताऊं तो। ग्रामर होता है रस, छंद, अलंकार, उसके बाद आपका दोहा, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आता हिंदी ग्रामर का 10% भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आपके ग्रामर का पार्ट क्या है? आपके ग्रामर का पार्ट है आलेख और फीचर लिखना, भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना, और नाटक, कहानी एक और कविता में से क्वेश्चन आंसर आता है वो बताना, संचार पत्रकारिता के क्वेश्चन आंसर आते हैं वो बताना। मैंने सब कुछ पिछले वीडियो में समझा दिया आपको, चीज़ें मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और उसको अच्छे से कर लेना, जो पिछले वीडियो में बताया उस चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर लेना। और आज जो मैंने चीज़ें बताई है ये पीडीएफ डाल दूंगा, इस पीडीएफ में जैसा लिखा है बच्चे ने वैसा ही चीज़ें आपको हूबहू लिखने की कोशिश करनी है आपके एग्जाम में, आपका नंबर नहीं कटेगा। मैं बता रहा हूँ, लैंग्वेज में साफ सुथरा दिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आप सही ना भी लिखें तो आप काटे नहीं, उसको कंटिन्यू करते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हमारा जो इनिशिएटिव्स है, प्रयास इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो लाखों की फीस पे करके जेईई नीट के लिए नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कोई मौका मिले और हमें 100% स्कॉलरशिप मिले ताकि हम 1 साल तक जेईई नीट की प्रिपरेशन कर सके। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट है, पूरे छत्तीसगढ़ और इवन छत्तीसगढ़ के बाहर के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्स आने वाला है, शॉर्ट टर्म रहेगा फॉर CGPET, PAT, PPST, नीट और CUET का। और कॉलेज कैंपस मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को आफ्टर 12th उनके कॉलेज सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन और बाकी जो करियर प्रिपरेशन होता है, प्लेसमेंट फलाना जो भी चीज़ें होती है उन सब में सपोर्ट करता है और जेन्यून सपोर्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ जो है अपने कोर्सेज बेचने का या फिर किसी भी तरीके से रेवेन्यू कमाने का काम नहीं करता है, बहुत ही अच्छा गाइडेंस देता है, काउंसलिंग देता है। ऑलरेडी इन्होंने 2000+ स्टूडेंट्स को गाइड कर रखा है, वो आज बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे कॉलेजेस में अच्छी डिग्री होल्ड कर रहे हैं। गॉट इट? तो आप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जो है आपको ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे पूछो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, NoACAD का दिया हुआ है, आप उसको जाकर फॉलो करो। कुछ भी रहे तो आप पूछो बेझिझक होके। कल एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ज़्यादा मत पढ़ना, जितना पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना, ओके। और इंग्लिश के लिए चीज़ें हम हेल्प करेंगे। और मेन जो है हमारा PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, उसमें आपको जो भी सपोर्ट लगेगा वो हम करेंगे, चाहे वो पढ़ाने का हो, इंपॉर्टेंट बताने का हो या फिर टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने का हो, वी विल डू डैट। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जामिनेशन। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, कोई डिमोटिवेट मत होना चीज़ों को लेकर, कंपैरिजन मत करना, चीज़ों लोगों से पूछना मत कितना प्रिपरेशन हुआ, क्या हुआ। साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना, पूजा पाठ करके जाना, गॉट इट, और जल्दी सो जाना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।